तो शुरू करते हैं इकोनॉमी का डिवीजन लॉजिस्टिक। ये 5वीं यूनिट ही चल रही है अभी। अब है लॉजिस्टिक क्या है, तो लॉजिस्टिक का मतलब है सामान्य या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सही समय पर और सही तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया। तो लोगों को या वस्तु को किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की प्रक्रिया है लॉजिस्टिक। उदाहरण के लिए अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से सामान मंगाता है तो उस सामान को गोदाम से निकाल कर पैक करके ट्रक या डिलीवरी वैन में आपके घर तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया लॉजिस्टिक कहलाती है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें परिवहन, भंडारण, पैकिंग, वितरण और प्रबंधन, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। यह न केवल व्यापार को गति प्रदान करता है बल्कि आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाकर लागत घटाने में भी सहायता करता है। व्यापार को गति प्रदान करता है और आपूर्ति श्रृंखला जल्दी पहुंचाने की दक्षता भी बढ़ाता है, लागत भी कम हो जाएगी। भारत में विशाल विविधतापूर्ण देश में लॉजिस्टिक का महत्व और भी अधिक है क्योंकि यह उद्योग, कृषि, निर्यात और रोजगार और उपभोग सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। लॉजिस्टिक का महत्व तो आर्थिक वृद्धि का इंजन है। भारत में जीडीपी का लगभग 13 से 14% लॉजिस्टिक क्षेत्र से जुड़ा है तथा करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहा है। फिर व्यापार सुगमता, कुशल लॉजिस्टिक से परिवहन लागत व समय घटता है। तो कुशल लॉजिस्टिक हो तो परिवहन की जो लागत है वो घटेगी और समय भी कम लगेगा और जिससे उद्योग एवं निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और तेज परिवहन से किसानों को बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगा। यानी कोल्ड स्टोरेज होंगे, वेयर हाउस होंगे और तेज परिवहन होगा तो अच्छे दाम मिलेंगे किसानों को। अब है निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, यानी निर्यात में किस तरह प्रतिस्पर्धा करता है, तो वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए तो लॉजिस्टिक की दक्षता महत्वपूर्ण होती है। समावेशी विकास, यानी दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्रों को बाजार से जोड़कर यह क्षेत्रीय असमानताओं को घटा देता है। भारत में लॉजिस्टिक से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ, तो उच्च लागत। भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 13 से 14% है जबकि विकसित देशों में यह मात्र 8 से 9%। तो विकसित देशों में 8-9% है लॉजिस्टिक, जबकि भारत में 13-14% तक लग जाता है। फिर अवसंरचना की कमी, यानी सड़क, रेल, जलमार्ग, हवाई नेटवर्क या असमान विकास है जिससे गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का भी अभाव है। अब खंडित व्यवस्था, यानी राज्यों के बीच नियम है जो उसमें असमानता है और समन्वय की कमी है। तकनीकी पिछड़ापन, तो डिजिटलीकरण, ट्रैकिंग सिस्टम, स्मार्ट वेयर हाउसिंग का सीमित उपयोग है। फिर कुशल मानव संसाधन की कमी, प्रशिक्षित लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर्मियों का अभाव, यानी प्रशिक्षित मैनेजमेंट जो लोग होते हैं वो उनकी कमी है। यातायात अवरोध, यानी शहरों में जाम, सीमा शुल्क में देरी और परमिट संबंधी जटिलताएं हैं जिससे आने जाने में देर लगती है। फिर समाधान हेतु सुझाव, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, यानी सड़क, रेल, जल और हवाई मार्गों का एकीकृत विकास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और भारतीय राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। फिर डिजिटलीकरण, यानी ब्लॉकचेन और IoT यानी और AI आधारित स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला। अब है अवसंरचना निवेश, यानी गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, हाई पोर्ट और लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास किया जाए। मानव संसाधन प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक प्रबंधन हेतु स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, तो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जाए मानव के संसाधन के विकास के लिए, प्रशिक्षण के लिए। अब है नीतिगत सुधार, सीमा शुल्क, कर प्रणाली और परमिट प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
तो जो नीतिगत सुधार किए जाएं, यानी सीमा शुल्क कर प्रणाली को परमिट को सरल बनाया जाए। हरित लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देना। तो इलेक्ट्रॉनिक आधारित वाहन और नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाए। फिर है सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास में क्या है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, यानी सरकार द्वारा नीति बनाई गई 2022 में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और कुशल लॉजिस्टिक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना है। वर्तमान में भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का लगभग 16% है, जिसमें वर्ष 2023 तक 8% की कमी होने का लक्ष्य है। तो लॉजिस्टिक की लागत जीडीपी में 16% है, लेकिन 2023 की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 8% करना है। यानी नीतिगत प्रमुख क्षेत्रों जैसे प्रोसेस री इंजीनियरिंग और डिजिटलाइजेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर केंद्रित है। फिर नीति का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक मुद्दे को कम से कम किया जाए, निर्यात कई गुना बढ़े और छोटे उद्योगों एवं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले। तो लॉजिस्टिक का सबको लाभ पहुंचाना है। फिर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, तो वर्ष 2021 में आरंभ की गई और केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो 16 मंच इसमें मंत्रालय जुड़े हुए हैं। इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोलियम मंत्रालय, नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं। फिर 100 लाख करोड़ रुपए का वित्त स्वीकार किया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत, जिसमें 16 मंत्रालयों के तहत संचालित हो रही परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा, ताकि योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। मूल लक्ष्य इसका क्या है, तो भारत की आधारभूत संरचना के विकास को गति प्रदान करना है। विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं को एक अम्ब्रेला परियोजना के अंतर्गत शामिल किया है, यानी बहुत सारी योजनाएं एक साथ आकर काम करेंगी। इसमें परियोजना के क्रियान्वयन में परस्पर समन्वय की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। फिर उपलक्ष्य क्या है, तो योजना के तहत शामिल योजनाओं को 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य। इसमें 1 लाख किलोमीटर के राजमार्गों की संख्या को दोगुना करना है। जो राजमार्ग हैं उनकी संख्या दुगनी हो जाए और इसमें 35 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है। और रेल की जो कार्गो क्षमता है उसको 1200 मिलियन टन से बढ़ाकर 1600 मिलियन टन कर देना है। तो रेल की कार्गो क्षमता को और बढ़ाना है, 1200 से 1600 मिलियन टन कर देना है। अब है स्माइल कार्यक्रम, तो दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने और एशियाई विकास बैंक के बीच $350 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो एशिया विकास बैंक के साथ भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए। इसमें $350 मिलियन के भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों का विभाग यानी वित्त मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। तो इसमें कौन है, वित्त मंत्रालय है, आंतरिक व्यापार विभाग है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इसके पक्षकार हैं। स्माइल कार्यक्रम, तो मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करना है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सिस्टम और मजबूत लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करना है। फिर विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना है। आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलापन में सुधार करना है। आपूर्ति श्रृंखला के लचीलापन में सुधार करना है। अब है फोकस क्षेत्र, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है, मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर में राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संस्थागत आधार को मजबूत करना। तो लॉजिस्टिक्स में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को राज्य में, शहरों में और राष्ट्रीय स्तर को मजबूत करना है। फिर मानकीकरण करना यानी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए वेयर हाउस और लॉजिस्टिक परिसंपत्तियों का मानकीकरण किया जाए, यानी अच्छे मानक के स्तर पर उन्हें बनाया जाए, आपूर्ति श्रृंखला को भी और निवेश को आकर्षित किया जा सके ताकि।
अब है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 से फरवरी 2025 में जारी विश्व बैंक द्वारा जारी की गई एक वैश्विक सूचकांक है जो देशों को लॉजिस्टिक्स की दक्षता को मापता है। तो देशों की वैश्विक सूचकांक जो है वो देशों में लॉजिस्टिक्स किस तरह रहता है वो मापता है। यह सूचकांक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देशों की प्रदर्शन क्षमता का मूल्यांकन करता है। इसके प्रमुख घटक हैं सीमा शुल्क। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बताता है। ये सीमा शुल्क पारदर्शिता या कैसी है। फिर आधारभूत संरचना, यातायात और परिवहन नेटवर्क की गुणवत्ता देखी जाती है। फिर खरीद यानी माल और सेवाओं को समय पर उपलब्धता और लागत बताई जाती है कि सेवाओं को कितने समय पहुंचाया जाता है और लागत कितनी है। तो खरीद है। फिर शिपमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट की तेजी से विश्वसनीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी है और विश्वसनीय कितना है। शिपमेंट यानी शिप के जरिए ये वस्तुएं पहुंचाना। फिर लॉजिस्टिक गुणवत्ता और ट्रैकिंग, माल की स्थिति का ट्रैक करना और वितरण की गुणवत्ता को ध्यान देना। अब समय, शिपमेंट का समय पर पहुंचना यानी डिलीवरी समय पर की जाए। तो इसके प्रमुख घटकों में सीमा शुल्क है, आधारभूत संरचना, खरीद, शिपमेंट, लॉजिस्टिक गुणवत्ता यानी ट्रैकिंग और समय, ये सारी चीज़ें आती हैं। कुल इसमें 139 देश हैं। शीर्ष देश क्रमशः सिंगापुर, यहीं सिंगापुर में बहुत जल्दी काम होता है। उसके बाद फिनलैंड है और डेनमार्क है। अंतिम पायदान वाले देश क्रमशः लीबिया, सबसे लास्ट में जो आते हैं उसमें लीबिया है, फिर अफगानिस्तान है और सोमालिया है। भारत का स्थान 139 देशों में 38वें स्थान पर आता है। 2023 में 39 देशों में 44वां था। तो 2023 में 39 देशों में 144वां था, लेकिन 38वां स्थान भारत का आता है। अब है लैंड्स रिपोर्ट। जनवरी 2025 में जारी केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा लैंड्स रिपोर्ट का 6वां संस्करण जारी किया गया। तो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक मूल्यांकन है। तो इसमें क्या है, लैंड्स के आधार वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है विश्व का, उसके आधार पर अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और नीतिगत निर्माताओं को लॉजिस्टिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। नीति निर्माता हैं जो लॉजिस्टिक के, उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है ये। इसका उद्देश्य सुधार की पहचान करने और निवेश आकर्षित करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने, यानी निवेश आकर्षित करने के लिए लॉजिस्टिक दक्षता में क्या सुधार किया जाए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। अब है 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित लॉजिस्टिक प्रदर्शन, यानी 4 स्तंभ हैं लॉजिस्टिक्स के। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लॉजिस्टिक सेवाएं कैसी हैं, फिर परिचालन और विनियामक वातावरण और सतत लॉजिस्टिक्स वर्ष 2024 में शुरू हुआ। तो इसके 4 स्तंभ हैं, यानी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लॉजिस्टिक की जो सेवाएं हैं और वे, विनिमय का वातावरण कैसा है, और सतत लॉजिस्टिक्स चीज़ें शामिल हैं। अब है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना उन स्थायी सुविधाओं, सेवाओं और व्यवसाय को कहते हैं जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। इनमें सड़क, रेल, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। तो सड़क है, रेल है, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य शामिल है। यह विकास की रीढ़ है और निवेश आकर्षित करते हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधारती हैं ये। सबसे पहले है सड़क। तो 31 मार्च 2025 तक भारत में 63 लाख किलोमीटर तक की अधिक सड़क नेटवर्क है। तो 63 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क भारत के पास है।
2025 के तक। विश्व स्तर पर भारत में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि तीसरे स्थान पर चीन है। पिछले 11 वर्षों में यानी 14 से 2025 तक के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग में लगभग 55,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। तो जो राजमार्ग है उसमें 55,000 किलोमीटर का विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव, वित्त पोषण केंद्रीय सड़क परिवहन रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्र का जो राजमार्ग होता है तो उसका रखरखाव केंद्र सरकार करती है, उसके राजमार्ग मंत्रालय करते हैं। 7वीं अनुसूची में संघ का विषय है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत में सड़क परिवहन का केवल 2% है, नहीं राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं वो भारत में 2% हैं, किंतु कुल सड़क यातायात का 40% राजमार्गों पर निर्भर है, यानी आवागमन 40% तक होता है राजमार्गों पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-966V है। अब आगे है राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव, वित्त पोषण राज्य सरकार। राज्य राजमार्ग हैं जो तो उनका रखरखाव और वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य राजमार्ग जो हैं उनके निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन का दायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग का होता है। तो राज्य के अधीन जो राजमार्ग बनाए जाते हैं उनका नियंत्रण जो है रखरखाव और राज्य का जो लोक निर्माण विभाग है उसका काम है। राज्य मार्ग जो है उसमें 1,79,535 किलोमीटर यानी 3% तक का हिस्सा है राजमार्गों के अंतर्गत आता है। भारत में सड़कों का औसत घनत्व कितना है तो 142.6 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, यानी 100 वर्ग किलोमीटर में कितना औसत घनत्व है 142 औसत घनत्व है। भारत में सार्वजनिक सड़क का घनत्व कितना है तो केरल में 517 किलोमीटर है। फिर NH की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 राज्य, जहाँ NH की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है तो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में है। सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान में है। तो राजमार्ग जो हैं स्टेट के आधार पर तो सर्वाधिक लंबाई वाले 3 राज्य हैं जहाँ सर्वाधिक लंबाई वाले राजमार्ग हैं, तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात है। 7%। तो इसमें क्या है 7% पक्की सड़कों से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों वाला राज्य केरल है, जो पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है तो वो केरल राज्य है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है, सर्वाधिक जहाँ कच्ची सड़कें हैं वो उड़ीसा है। अब स्थानीय सड़क के हिसाब से देश की कुल सड़क नेटवर्क का 61% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का है, यानी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें 61% हिस्सा में आती हैं। लगभग 9% हिस्सेदारी शहरी सड़कों की है। इसके अतिरिक्त 20% हिस्सेदारी ऐसी सड़कों की जिनका निर्माण राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा और राज्य सरकारों के अंतर्गत नहीं आता। तो 20% सड़कें तो ऐसी हैं जिनका निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी नहीं आता है। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देश में अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना चलाई गई परियोजना। इसका क्रियान्वयन NHAI यानी मूल्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का निर्माण करना है। अन्य उद्देश्य है कम ईंधन खपत में अधिक दूरी तय करने वाली 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 या 6 लेन पक्की सड़कों में परिवर्तित करना। तो यानी कम ईंधन खपत में भी अधिक दूरी तय करने वाली 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को क्या है 2 लाइन वाला वो 4 लाइन वाला हो या 6 लाइन वाली पक्की सड़कों में परिवर्तित कर। अन्य उद्देश्य क्या है,
कम ईंधन खपत में अधिक दूरी तय करने हेतु 2 लेन ये हो चुका है, तो पक्की सड़कों में परिवर्तित करना है। तो इसमें पहला चरण है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में वर्ष 2001 में शुरू किया गया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसमें क्या है, 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है। तो 5,800 किलोमीटर का जो राजमार्ग है उसे जोड़ने का लक्ष्य है। 2001 में आरंभ हुआ और 2012 में इसे पूरा किया गया और सभी लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। इसमें दूसरा चरण था कि लगभग 7,300 किलोमीटर लंबी राजमार्ग परियोजना, इसमें 2 गलियारों में विभक्त है, ये उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, वो 4,000 किलोमीटर लंबा है, जो श्रीनगर की कन्याकुमारी तक है। और फिर जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो 3,300 किलोमीटर लंबा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। इसका लक्ष्य लगभग पूरी तरह से प्राप्त हो गया है। अब है तीसरा चरण। तो वर्ष 2019 में पूरे देश में ग्रामीण सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए तीसरे चरण के तहत देश भर में सड़कों का नेटवर्क स्थापित कर रिहायशी क्षेत्र को ग्रामीण कृषि बाजारों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख संपर्क सड़कों से जोड़ना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों, माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों, इन सब चीज़ों को सड़कों से जोड़ना है। तीसरे चरण में क्या है, 1,25,000 किलोमीटर की लंबी सड़कें बनाने की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत क्या है, लगभग 80,000 करोड़ है। तो पूरे देश में ऐसी सड़कें बिछाना है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2024-25 में से 28-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। तो चौथा क्रियान्वयन है इसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60 और 40 होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, हिमालय क्षेत्रों के लिए 90 और 10% की होगी हिस्सेदारी। इस योजना के तहत, यानी प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना का चौथा लक्ष्य है, इस योजना के तहत जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से ज़्यादा आबादी वाली पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 250 से ज़्यादा आबादी वाली क्षेत्रों को विशेष श्रेणी और वामपंथी उग्रवादी प्रारंभिक जिलों में 100 से ज़्यादा आबादी वाले और 25,000 असंबद्ध बस्तियों को कवर किया जाएगा। तो इसमें मैदान में 2500 से ज़्यादा आबादी वाली जो इलाके होंगे, पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 वाले इलाके, और वामपंथी उग्रवाद में 100 से ज़्यादा आबादी वाली या 25,000 असंबद्ध बस्तियों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत असंबद्ध बस्तियों को यानी 62,500 किलोमीटर के अल वेदर रोड प्रदान की जाएगी। अल वेदर रोड बनाया जाएगा। इन रोड के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। तो इन रोड के साथ आवश्यक पुलों का निर्माण किया जाएगा। पीएमजीएसटी चरण। वर्ष 2000 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। तो पीएमजीएसटी का जो चरण फर्स्ट है, उसमें क्या है, वर्ष 2000 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना है ये। ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य, ताकि खेत में बाजार तक पूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। तो ग्रामीण सड़कों को तो इसमें बाजार तक पूर्ण कनेक्टिविटी पहुंचाना है। पीएम
ग्रामीण सड़क योजना जो है उसका दूसरा चरण जो है उसमें क्या है, मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क में 50,000 किलोमीटर के उन्नत क्षेत्रों में 2013 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य मतलब वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना शुरू की गई है। तो वामपंथी उग्र क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना है जी PM प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दूसरा चरण। और पहले चरण में खेती वाले क्षेत्रों को बाजार तक जोड़ना था। तीसरा चरण 2019 में शुरू हुआ, जिसमें 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को समेकित किया गया है और आसाम मध्य बस्तियों को 12 मासी सड़क संपर्क और स्कूल, अस्पताल आदि से जोड़ने की योजना है। अब है सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना 2015 में आई। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत। इसका उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्रों में सड़कों को विकास करना है, फिर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय कॉरिडोर को उन्नत करना है। इसमें 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से 34,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है। तो ये योजना थी सागरमाला वाली। तो सागरमाला वाली योजना है जो पूरे तटों के किनारे बनाने हैं। तो इसमें क्या है, 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से और 34,800 किलोमीटर 5 लाख करोड़ की मतलब जो योजना है 35,000 की, उसमें 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा और आर्थिक कॉरिडोर होगा, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें, तो बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का भी निर्माण किया जाएगा। पर 2016 में क्या हुआ, इस योजना के नाम नहीं इसमें दिखाई दे रहे हैं महत्वपूर्ण। तो एक योजना आई जो 2016 में है। इसका वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेल क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है, यानी रेल क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है, यानी सेतु के तहत सेतु योजना है, जिसमें नीचे से सड़क के नीचे से पुल निकालेंगे या सड़क रेल के ऊपर से पुल बनाया जाएगा। तो इसमें 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 208 रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। तो ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। 208 ऐसे रेल ब्रिज बनाए जाएंगे का निर्माण होगा। लक्ष्य प्राप्ति में लगभग सफल होगा। तो लक्ष्य प्राप्ति में ये सफल होगा। है पर्वतमाला योजना। तो पर्वतमाला योजना 2023 के केंद्रीय बजट में आई। पर्वतमाला योजना 2023 के केंद्रीय बजट में आई। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत है। इस केंद्रीय बजट के तहत है पर्वतमाला। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पूर्व उत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी सुविधा में सुधार से संबंधित है। और ये भीड़ भाड़ वाले उन शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है जहां पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली संभव नहीं है। तो वहां भी इन भीड़ भाड़ इलाकों को पर्वतमाला योजना के तहत जोड़ा जाएगा। भारत का पहला बायो बिटुमिनस से बनने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में पहली बार महाराष्ट्र में नागपुर मानसर बाईपास में राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH 44 है,
1944 वहाँ पर बायो बिटुमिनस का उपयोग करके सड़क का निर्माण किया गया। इसकी आधारशिला पिछले वर्ष रखी गई थी और अब संचालन प्रारंभ हो गया है। तो नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के 1 किलोमीटर के हिस्से को डामर में 15% बायो बिटुमिनस मिलाकर निर्माण किया गया है। अब है भारत में सड़कों की समक्ष चुनौतियाँ। तो चुनौतियाँ क्या हैं? तो अपर्याप्त अवसंरचना है, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क का घनत्व असमान है। फिर खराब गुणवत्ता, यानी निर्माण में मानकों का पालन न होना, घटिया सामग्री का उपयोग होना, तो खराब गुणवत्ता है। फिर वित्तीय बाधाएं, परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निवेश व समय पर धन की कमी। तो परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निवेश और समय पर धन की कमी है। फिर यातायात दबाव, वाहनों की तेजी से बढ़ती संख्या के अनुरूप सड़कें विकसित नहीं हैं। जितनी तेजी से वाहन बढ़े हैं उतनी तेजी से सड़कें विकसित नहीं हो पाई हैं। फिर भौगोलिक कठिनाई, यानी पहाड़ों में, वन क्षेत्रों और बाढ़ग्रस्त इलाकों में सड़कों का निर्माण कठिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली कुल मृत्यु में से 11% भारत में ही होती हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऐसा हुआ कि कुल मृत्यु दर जो होती है उनमें से 11% भारत में होती है। भारत में वर्ष 2024 के दौरान सड़क दुर्घटना में 1,80,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो सड़कों से कारण 1,80,000 लोगों की तो मृत्यु हो जाती है वर्ष में, बताओ। फिर सड़क हादसे के कारण होने वाली 80% मौतों के लिए चालक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। देश में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 76% तक सीमा से अधिक गति या यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण होती हैं। तो 76% तो नियमों के उल्लंघन के कारण हो जाती हैं और चालक की कमी के कारण भी प्रत्यक्ष रूप से होती हैं। तो समाधान है कि गुणवत्ता में सुधार किया जाए, यानी मानक सामग्री व आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। तो गुणवत्ता सुधारी जाए सड़कों की, नियमित रखरखाव, समय पर मरम्मत, गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया जाए, पर्यावरण अनुकूल नीति, यानी पर्यावरणीय आकलन व पुनर्नवीकरण पर जोर दिया जाए। जो पुरानी हो जाती हैं सड़कें तो पर्यावरण के अनुकूल भी हों और पुनः उनका नवीकरण भी कर दिया जाए। यातायात प्रबंधन, बाईपास और फ्लाई ओवर और चौड़ीकरण किया जाए सड़कों का, ताकि आसानी से निकल सकें, व स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम अपनाया जाए। क्षेत्रीय संतुलन, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क पर विशेष ध्यान। तो पिछड़े जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब सड़क सुरक्षा के संबंध में 2021 और 23 की नीति है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा और इसमें वैश्विक सड़क सुरक्षा में सुधार संकल्पना 2030 तक कम से कम 50% सड़क यातायात दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोट को रोकना। तो 50% तक दुर्घटनाओं को रोकना है जो सड़क के कारण हो जाती हैं। अब है भारत में रेलवे। तो रेलवे के संबंध में कि 1832 में रेलवे का पहला प्रस्ताव आया। तो पहले प्रस्ताव आया 32 में। फिर 37 में पहली ट्रेन यानी पहली रेड हिल रेलवे के रूप में मिली, जिसमें सड़क निर्माण हेतु ग्रेनाइट परिवहन के एकमात्र उद्देश्य के लिए शुरू गई। ग्रेनाइट परिवहन जो भी है उसके परिवहन के एकमात्र उद्देश्य के लिए, लेकिन वास्तव में रेल जो भारत में 1853 में मानी जाती है। 1853 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित भारत की पहली यात्री ट्रेन यानी बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। बोरी बंदर मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और 1853 में। 1925 में भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन मुंबई से विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला के बीच चली थी। तो 1925 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली। फिर 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी पूरे देश के लिए। भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क
मेट्रो कैसा है तो 1000 किलोमीटर पहाड़ को पार कर चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो मेट्रो चलाने में भी भारत तीसरे स्थान पर आ गया है 1000 किलोमीटर के पहाड़ और पार करके। तो पहले पे चीन है और अमेरिका है, फिर भारत आता है। नेटवर्क व स्टेशन, तो नेटवर्क स्टेशन क्या है, 1.26 लाख किलोमीटर ट्रैक हैं और मतलब हैं, और स्टेशन कितने हैं तो 7000 स्टेशन हैं। फिर दैनिक परिचालन के लिए 13,000 यात्री ट्रेनें हैं और जिसमें 9,000 मालगाड़ियाँ हैं। तो 13,000 यात्रियों के लिए ट्रेनें आती हैं, 9,000 उसमें से मालगाड़ियाँ होती हैं। 13,000 यात्री ट्रेन अलग है, 9,000 मालगाड़ियाँ हैं। फिर माल लादन के लिए तो 2014 तक 2,000 मिलियन टन का लक्ष्य है माल लाद कर ले जाने वाली ट्रेनों में, तो 2,000 मिलियन टन का लक्ष्य। नई लाइनें तो 2023 में 5,000 किलोमीटर ट्रैक बिछाया जाना है। तो ये 5,000 तक का और ट्रेन के लिए जो ट्रैक बिछाया जाए। अब है CGI द्वारा इस CGI की एक रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट के इसमें कहा गया है, रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 और 21 के मध्य 69% रेल दुर्घटनाएं रेलगाड़ियों की पटरी से उतर जाने के कारण होती हैं। तो 69% रेल दुर्घटनाएं क्या है, पटरी से उतर जाने के कारण होती हैं। रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक पटरियों के रखरखाव की कमी है। पटरियों के लिए निर्धारित मापदंडों में अनुमानित सीमा से अधिक विचलन भी उत्तरदायी है। पटरियों के नवीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य यानी जमीन स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, नवीकरण नहीं हो रहा है यानी पटरियों का, तो वो उतर जाती हैं अपनी यहाँ लाइन से। अब है काकोकर समिति 2012 एक संवैधानिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करना इसका लक्ष्य है। सुरक्षा कार्य हेतु 5 वर्ष की अवधि में, तो 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ रुपए की निधि के साथ राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष की स्थापना की जाएगी। फिर मानव संसाधन विकास और प्रबंधन में सुधार लाना और स्वतंत्र दुर्घटना जांच सुनिश्चित करना है। विवेक देव राय समिति 2014 विवेक देव राय समिति आई तो इसने कहा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए और भारतीय रेलवे अवसंरचना प्राधिकरण का गठन करना। इसके सिफारिश थी कि रेल बजट को अलग कर दिया जाए और भारतीय रेल की अवसंरचना प्राधिकरण का गठन किया जाए। फिर है विनोद राय समिति 2015 तो एक स्वतंत्र संविधिक रेल सुरक्षा प्राधिकरण का गठन यानी रेल सुरक्षा के लिए एक प्राधिकरण गठन किया जाए इसका कहना था, और निष्पक्ष जांच के लिए रेल दुर्घटना जांच बोर्ड का गठन किया जाए। तो एक प्राधिकरण गठन किया जाए और रेल सुरक्षा के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाए। रेलवे संपत्ति के स्वामित्व रखरखाव के लिए पृथक रेलवे अवसंरचना कंपनियों का निर्माण किया जाए, यानी रेलवे की संपत्ति कितनी है उसका स्वामित्व है तो उसके रखरखाव के लिए पृथक रेलवे अवसंरचना कंपनी का निर्माण करना है, सुझाव दिया। और रेलवे की सुरक्षा के संबंध में कवच है यानी राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। कवच प्रणाली को घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में आया। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी उपकरणों का एक सेट है जो लोकप्रिय है सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। अब लेवल क्रॉसिंग ग्रेट की इंटरलॉकिंग। लेवल क्रॉसिंग
गेट्स की इंटरलॉकिंग। लेवल क्रॉसिंग गेट पर सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है। तो सुरक्षा चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है। लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब तक 10,000 फाटकों यानी लेवल क्रॉसिंग सुरक्षा के लिए 10,000 फाटकों पर क्या है इंटरलॉकिंग के लिए गेट सिग्नल प्रदान किए जा चुके हैं। यानी रेल आती है तो वहाँ इंटरलॉक हो जाता है। 10,000 तक फाटक ऐसे गेट लगाए गए हैं। अब है बिना लोकोमोटिव के भारत की पहली स्वचालित ट्रेन। हाल ही में वंदे भारत ट्रेन में मेट्रो ट्रेन के समान एक एकीकृत मोटर इंजन है। तो इसमें क्या है, वंदे भारत ट्रेन में मेट्रो ट्रेन के समान एकीकृत इंजन है और पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित होने वाली पहली ट्रेन है। तो ये वंदे भारत भारत में निर्मित है। फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चेन्नई द्वारा मेक इंडिया अभियान के तहत निर्मित है। इसमें 1,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचाने में मात्र 52 सेकंड लगते हैं। तो ये 100 किलोमीटर घंटे की तक पहुंचाती है 52 सेकंड में। स्वचालित 10 दरवाजे हैं, स्वयं से चलने वाले दरवाजे हैं। ट्रेन में ऐसे सेंसर और दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक ट्रेन पूरी तरह से रुक ना जाए। और ट्रेन के अंदर की सीटें 360 डिग्री घूमने वाली हैं। बायो वैक्यूम शौचालय है। ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे में CCTV कैमरे लगे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कार्बन उल्लंघन लक्ष्य तो वर्ष 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है। यानी विद्युतीकरण का लक्ष्य यानी 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य है। फिर 2030 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है। यानी 20% तक 20 गीगावाट को सौर ऊर्जा पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा इसको। 10 गीगावाट की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमाणु, सौर और जल विद्युत और पवन थर्मल ऊर्जा का मिश्रण अपनाने की योजना है। यानी हर चीज़ का मिश्रण अपनाएंगे 10 गीगावाट तक के लिए। फिर कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का लगभग 102 गीगावाट मतलब सौर ऊर्जा क्षमता से इसमें आएगा। अब है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली रेल। तो भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन प्राप्त करने के लिए अपनी हरित पहल के हिस्से के रूप में परमाणु ऊर्जा को अपनाने की योजना है। तो अपनी हरित पहल के तहत यानी कार्बन कम उत्सर्जन तो परमाणु ऊर्जा को अपनाएगी। भारतीय रेलवे गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति के तहत कैप्टिव इकाइयों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के उपयोग की सक्रिय रूप से खोज कर रही है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस तरह से किया जाए इसकी खोज कर रही है। इन ट्रेनों में पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। तो इन ट्रेनों में पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। फिर यह रिएक्टर भाप बनाने के लिए तरल पदार्थों को गर्म करता है। भाप बनाने के क्या है, तरल पदार्थ को गर्म करता है जो फिर इलेक्ट्रिक टरबाइन को सशक्त इलेक्ट्रॉन टरबाइन है जो टरबाइन को शक्ति प्रदान करता है। ये टरबाइन ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक बिजली उत्पन्न करते हैं। ये टरबाइन ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं। और थोरियम आधारित रिएक्टरों को अन्य परमाणु सामग्री की तुलना में कम विकिरण जोखिम के कारण चुना जाता है। तो इन रिएक्टरों को परमाणु सामग्री की तुलना में जो परमाणु सामग्री होती है उसकी तुलना में कम विकिरण जोखिम के कारण चुना जाता है। तो इस तरह से इसकी है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो भारत में रेलवे स्टेशन के
पुनर्विकास के लिए, रेलवे स्टेशन है जो उसके पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 2023 में शुरू किया गया एक मिशन। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन को बेहतर यात्री सुविधाओं और बेहतर यातायात संचालन के साथ आधुनिक, अच्छी तरह से सुसज्जित केंद्र में बदलना है। इसका लक्ष्य देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है। तो इस तरह से इनकी कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो इसका लक्ष्य कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाईवे का 2 लाख किलोमीटर का इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाना। नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2 लाख किलोमीटर का इंटीग्रेटेड नेटवर्क बनाना। तो इसके लिए सरकार क्या है, 1.7 लाख करोड़ रुपए का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करने का लक्ष्य है। फिर रेलवे व्यापार में ज़्यादा सुविधा देने के लिए 1600 मिलियन टन की कार्गो हेडिंग करना है। वन सिटी वन ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35,000 किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाए जाएंगे। तो 35,000 किलोमीटर में गैस की पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। फिर 1100 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी जो 25,000 एकड़ के क्षेत्र में बनेंगे। तो ये सारे इनके लक्ष्य हैं। इस तरह से तो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जो हैं को निर्बाध रूप से एकीकृत किया जा रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बाधाओं को दूर किया जाएगा, तीव्र गति से कनेक्शन में वृद्धि होगी और इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। सबसे लंबा नेटवर्क दिखा रहे हैं, ये सिलचर तक जा रहा है। इस तरह ये सारे रेलवे के संबंध है। तभी रेलवे के संबंध में इसके जॉन पढ़ेंगे वो और अगली क्लास में देख लेंगे।